वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी सार संग्रह का इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को जो है कौन बढ़ा सकता है? तो ये बढ़ा सकती है संसद। ठीक है, तो संसद के पास इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो है अधिकार प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजों के समय में कब स्थापित हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 1937 में जो है इसको जो है संघीय न्यायालय कहा गया और यही संघीय न्यायालय आपके भारत के गणतंत्र होने के बाद 28 जनवरी 1950 से भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसीलिए आपका 28 जनवरी 1950 को मानी जाएगी। ठीक, सबसे पहले अगर पूछेगा तो सबसे पहले आपका 1774 में हुआ था। ठीक है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है आपका? यदि आपका भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश जो आपका सुप्रीम कोर्ट का है मुख्य न्यायाधीश वो अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे एक कार्यवाहक जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ठीक है, तो जब 28 जनवरी 1950 को आपका सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था तो उस समय जो है एक आपका मुख्य न्यायाधीश था और 7 आपके जो है अन्य न्यायाधीश थे को, तो उस समय जो है 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में जो है इस समय 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें आपका एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल कितने हो गए? तो कुल आपके वर्तमान में जो है 34 जो है न्यायाधीश हैं। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्टार्टिंग में आपके 8 थे। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपका दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है। इससे संबंधित अगर कोई आपका विवाद होगा, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण, तो इसके निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसके अलावा आप कहीं भी इसके विवाद के खिलाफ जो है अपील नहीं कर सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट में। ओके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वेतन का भी निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। इसके अलावा जो अभी आपने देखा कि कितनी संख्या होती है, 34 है वर्तमान में, तो इसका भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आपके संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये 34 कब की गई? तो 2019 में की गई है। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो यही आपका अभी आपको बताया गया, 34 किया गया कब? 2019 में। तो किसके द्वारा किया गया? संसद के द्वारा किया गया। तो इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक पूरी क्या है, प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। और इनको हटाने के लिए जो आपका आधार बनाया जाता है वो क्या है? साबित कदाचार या फिर जो है असमर्थता। ठीक। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखना। ठीक, यानी कि जब आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जब वो आपका रिटायर हो जाएगा उसके बाद वो देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो नहीं कर सकता। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से यह अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है तो अधिकतर सुनवाई वहीं पे होती है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह सुनवाई और भी जगह, किसी और जगह भी की जा सकती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि आपके रिटायर कब होते हैं? तो ये 65 वर्ष की उम्र जब इनकी हो जाती है तब ये रिटायर होते हैं। ठीक है। और इसमें जो आपका एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं वो भी याद रखना कि इसमें कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि कितने कम से कम उम्र का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, ऐसी कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ना ही इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है कि ये कितने वर्ष तक कार्य जो है करेंगे। ठीक है ना।
जबकि इनकी केवल अधिकतम आयु दी गई है कि 65 वर्ष की आयु अगर ये प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो है अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134(1) से संबंधित है। ठीक है ना। अगला हमारा है उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश बैठेंगे। निर्वाचन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसको सुनने के लिए न्यूनतम जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है आपका 5। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता और पेंशन है ये भारत की संचित निधि पर जो है भारित होंगे। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अब पूरे भारत की है तो भारत की संचित निधि पर जो है संचित निधि से इन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ओके। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले तो आप याद रखना कि संविधान के भाग 5 में जो है ये आपके सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक। तो इनसे संबंधित प्रावधान आपके हैं 124 147 तक। और किस भाग में? तो भाग 5 में। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? तो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान। तो स्थापना जो है और गठन संबंधी प्रावधान आपने पढ़ ही लिया। गठन किससे हुआ था? तो स्टार्टिंग में 1+7 से हुआ था। स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। ओके। 126 में दिया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपने देखा था कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक। 127 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी याद रखना कि जो एडहॉक वर्ड है, ठीक है ना, ये किसके लिए यूज किया गया है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एडहॉक वर्ड का यूज किया गया है, तदर्थ न्यायाधीशों का। ठीक है ना। बाकी और जो आपके न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, एक्स्ट्रा न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, लेकिन उनके लिए तदर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, एडहॉक शब्द का। अनुच्छेद 127 ये कहता है कि अगर आपका न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कम है तो एडहॉक जो आपके जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है इन्हें जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है। कार्य के लिए जो आपके सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर न्यायाधीश हो गए हैं उनको फिर से जो है सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है ना। इससे संबंधित, इसके निर्णयों से संबंधित कोई भी अभिलेख को ये अपने पास सुरक्षित रख सकता है उच्चतम न्यायालय। और अगर आपका हाई कोर्ट की बात होगी तो 215 में जो है ये कहा गया है कि हाई कोर्ट भी क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। अनुच्छेद 133 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। तो उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति क्या है? ये अनुच्छेद 130 में कहा गया है। अनुच्छेद 131 में क्या है? इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता, ठीक है, जिसको आपका बोला जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है आप याद रखना, इंपॉर्टेंट ये वाला अनुच्छेद है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपसे पूछा जाता है, 131 है। इसमें अगर किसी भी जो है स्टेट यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में या फिर आपके स्टेट और सेंटर, केंद्र और राज्य के मध्य में कोई विवाद है या फिर 2 आपके राज्यों के मध्य में कोई विवाद है तो इससे संबंधित जो आपका अधिकार होता है वो होता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अनुच्छेद 136 क्या कहता है? इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। ठीक है ना। तो विशेष अनुमति जो है, उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति चाहिए अपील के लिए, 136 में कहा गया। 137 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अगर पहले से कोई निर्णय दिया है, ठीक है ना, तो उस निर्णय पर भी ये पुनर्विचार कर सकती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 137। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ठीक। तो इसने अगर कोई नियम का व्याख्या कर दिया तो उसके बाद जो उसके निचले अदालत है वहाँ पे ये बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 141 में कहा गया है ऐसा। 143 में क्या कहा गया है? इसमें राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसको पूछा जाता है कि परामर्श क्षेत्राधिकार संबंधी कौन सा अनुच्छेद है?
तो परामर्श क्षेत्राधिकारी यानी आपका है अनुच्छेद 143 परामर्श क्षेत्राधिकार संबंधित आपका अनुच्छेद। इसमें जो राष्ट्रपति है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और परामर्श देने के लिए भी उच्चतम न्यायालय में 5 जजों की सीट गठित की जाती है। ठीक है ना, वो निर्धारित करती है कि इनको जो है परामर्श दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, और अगर परामर्श न, और ये मना भी कर सकती है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को आपका परामर्श देने से मना भी कर सकती है, ये भी आपका इसका अधिकार में शामिल है। अनुच्छेद 145 क्या है? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है ना, तो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो न्यायालय की कार्य पद्धति है इससे संबंधित नियम बनाने के लिए जो है अधिकार कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 145 में। 146 में क्या है? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी कि वहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं और वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनकी नियुक्ति संबंधित प्रावधान 146 में दिए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के निर्णय की भारत के उच्चतम न्यायालय की कौन सी शक्ति आती है? किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मूल अधिकारिता के अंतर्गत यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और अभी आपको बताया गया कौन सा अनुच्छेद था? तो 131 था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद है या फिर 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो वो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। इसी को मूल अधिकारिता भी कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल ढांचे का सिद्धांत कई बार आपसे पूछा गया, किसमें कहा था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये केस हुआ था 1973 में। ठीक है, इसमें जो है मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अभी आपको बताया जब आपको तदर्थ न्यायाधीश बताया रहा था कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, तदर्थ शब्द जो प्रयोग किया गया है केवल सुप्रीम कोर्ट के संबंधित प्रयोग किया गया है। जिस तरह से महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया जा रहा था तब बताया गया था, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? यानी कि इसने जो पहले से आपका निर्णय दे दिया है उस पर भी ये आपका रिव्यू कर सकती है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 137। अभी आपको जब बता रहा था अनुच्छेद तो वहाँ पे बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 137 को। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो बुनियादी ढांचा आपके न्यायिक समीक्षा की गई थी आपके किस केस में? आपका 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसी में आपका बुनियादी ढांचा जो है दिया गया और वो आपका क्या था? तो वो जो है जुडिशियल रिव्यू थी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या जो है अंतिम रूप से आपका कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन अगर किया गया है तो इसके खिलाफ जो है आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो जब अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है संविधान की व्याख्या करने का, तो इसका जो है संरक्षक भी कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही जो होती है ये भारतीय संविधान का संरक्षक कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, ठीक है, इससे संबंधित आपका अनुच्छेद 121 है, जो कि आपके उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं इनके आचरण के संबंध में अगर कोई बात है तो उस पर जो है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, यानी कि संसद में इनके आचरण से संबंधित किसी बात पर चर्चा नहीं की जाएगी, ये आपका कहा गया है। ठीक है, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, तो संसद में जो आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके आचरण के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है
तब संसद में इस पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो है किसी निर्णय में जो है आप निर्णय के लिए इनके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं संसद में, लेकिन जब इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा हो संसद में, तब जो है आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 121 में कहा गया है। न्यायालय की अवमानना संबंधित क्या है, तो अनुच्छेद 129 और 215 आपको बताया गया किससे संबंधित, अभी कुछ देर पहले बताया गया। 129 क्या था आपका, ये आपका कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 215 में कहा गया कि आपका जो हाई कोर्ट है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत, तो जो आपके ये निर्णय देते हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों को ये अपने पास रख सकते हैं, पहली बात। दूसरा कि इनके जो अगर अवमानना किसी ने की है तो उसके खिलाफ ये जो है कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना या हाई कोर्ट की अवमानना की गई है तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये भी आपके कौन सा अधिकार में आ जाता है, अभिलेखी न्यायालय के अधिकार में आ जाएगा। उसके अलावा यदि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपका निर्णय दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उससे संबंधित जो है वो आपके जो निचली अदालतें होती हैं उनके लिए एक नज़ीर का काम करती हैं। ठीक है, नज़ीर का काम करने का मतलब यानी कि उस पर आधारित वो भी अपने फैसले दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिलेखी न्यायालय से संबंधित चीज़ें हैं। ओके, 129 के अनुसार आपका सुप्रीम कोर्ट है और 215 में आपका क्या है, हाई कोर्ट से संबंधित है। न्यायालय की अवमानना अभिलेखी न्यायालय के अंतर्गत ये आता है दोनों। ठीक है, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है, कोई व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो रह चुका हो भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि जो भी आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुआ हो, वो किसी भी न्यायालय में जो है आपका वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट में जो पॉइंट दिया है इसको देख लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पॉइंट के रूप में देख लीजिए, याद हो जाए आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमेशा, लेकिन जो है यहाँ पे किया गया है तो क्वेश्चन आप याद रख लेंगे। नाम न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, तो दलित मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो वो थे आपके के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे संविधान की व्याख्या के संबंधित सभी विवाद। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो अभी आपको बताया गया अनुच्छेद कौन सा था, 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है इसके अंतर्गत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो मूल अधिकार जो होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा था भाग 3 में पढ़ा था। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, ये इसने कहा था कि जो मूल अधिकार हैं ये व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। किस केस में कहा था, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है ना, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको बताना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे संविधान की आत्मा क्या है, तो वो प्रस्तावना है, लेकिन अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप कमेंट करके बताना। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो है, तो अभी आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था उसमें केंद्र राज्य के मध्य या राज्य के मध्य में विवाद है, या फिर आपका संविधान की व्याख्या करना है, वो सब आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो है, या फिर सिविल विषयों से जुड़ी जो अपील है, ठीक,
या फिर आपराधिक विषयों से जुड़ी, ये आपका सिविल यानी कि दीवानी का हो गया, ये आपका फौजदारी का हो गया, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील है, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील, ठीक है ना। तो किसी विशेष अनुमति से अगर कोई अपील की गई है राष्ट्रपति की अनुमति से या किसी की, तो वो भी जो है आपका कौन से क्षेत्राधिकार में है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, ठीक है ना। तो इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 10 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय में वकालत किया हो, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की एक क्या है, अर्हता है, ठीक है ना, कि वो कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने वकालत करी हो। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हैं उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक। तो न्यायिक पुनराविलोकन का भी अधिकार किसे प्राप्त है, तो न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि अगर आपका संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके हनन होता हो आपके संवैधानिक जो आपके विशेषताएं हैं उसका, या फिर मूल अधिकारों का हनन होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे असंवैधानिक करार कर सकता है, ठीक है ना। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो अभिलेख न्यायालय आपके दोनों हैं, उच्च न्यायालय यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, 215 के तहत, और आपका उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है। तो ये दोनों आपके अभिलेख न्यायालय हैं। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था, तो लोकहितवाद यानी कि जो आपका PIL है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की उपज है। और भारत में जो है किससे ये माना जाता है, तो PN भगवती, ठीक है ना। तो PN भगवती का नाम यहाँ पे याद रखना, कई बार पूछा गया है। ये आपके किससे संबंधित है, PIL यानी कि लोकहितवाद से संबंधित है भारत में। और कहाँ से ये आया है, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों के साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये अभिलेख न्यायालय का भी एक अर्थ है। इसके अलावा जो अवमानना होती है ये भी आपके अभिलेखी वाले में आ जाता है, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए जाते हैं वो उसकी निचली अदालतों में एक नज़ीर की तरह कार्य करते हैं, ये भी पॉइंट आ जाता है। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके हो गए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट्स आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।